आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल मोशन। नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल मोशन। चलिए शुरू करते हैं। So we are going to start non-uniform one dimensional motion। तो आपको याद होगा कि पीछे की क्लासेस में एक टर्म आया था यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या सीखे थे? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये सीखे थे कि अगर वेलोसिटी चेंज ना हो देन वी कॉल सच मोशन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म को समझने के लिए अच्छा एक चीज और, कहीं मैंने एक आपकी क्लास में रेक्टिलिनियर टर्म बताया है क्या? ये जो वन डायमेंशनल मोशन है तो इसी वन डायमेंशनल मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, है ना? तो आप लिख लेने आप कहीं, यार ये तो कोई नई चीज है, रेक्टिलिनियर मोशन। चलो वापस से मुद्दे पे आते हैं। तो बात हुई कि साहब हमको नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल मोशन पढ़ना है। तो नॉन यूनिफॉर्म से पहले यूनिफॉर्म की बात कर ली जाए। तो कोई भी मोशन यूनिफॉर्म मोशन कब माना जाता है? कोई भी मोशन यूनिफॉर्म मोशन तभी माना जाएगा जब जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हुआ उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना? तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये जो वेक्टर है दैट इज अ कांस्टेंट वेक्टर। इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट के यहां पे दो बातें ध्यान में रखनी है। तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात है आप इसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं कर सकते। तो अगर कोई आपसे पूछने लगे अच्छा एक बात बताओ, तुमको अच्छा काइनेमेटिक्स का नॉलेज हो गया है, ये बताओ कि क्या ये जो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रिक्टली एक रेक्टिलिनियर मोशन ही होगा? क्या ये स्ट्रिक्टली वन डायमेंशनल ही होगा? तो आप कहेंगे जी सर, क्योंकि जब आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन ही नहीं बदलनी है तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रिक्टली 1D ही होगा। ऐसे हाँ, ये आप कर सकते हैं कि मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेच में हो फिर चेंज हो जाए वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो यहीं तक यूनिफॉर्म मोशन हुआ, फिर वो एक अलग यूनिफॉर्म मोशन चालू हो सकता है। बट एवरी टाइम इफ देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड देन इट इज अ वन डायमेंशनल यानी कि रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन ही रहेगा हमेशा। ठीक, अच्छा, तो स्ट्रिक्टली 1D का मतलब हुआ ये लीनियर ही रहेगा। तो एक तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि साहब नॉन यूनिफॉर्म की बात जरा बताइए, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म का बेसिक मतलब क्या हुआ? तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, अगर हम बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो इसका मतलब माना जाएगा कि आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये चेंज हो रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो मानेंगे कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, देन वी कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी वेक्टर के चेंज होने के बच्चों फिर दो मतलब है, क्या? इवन आप तीन मतलब कह सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो ऐसा हो सकता है कि केवल मैग्नीट्यूड बदले, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजिंग।
एक ऐसा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि केवल डायरेक्शन बदले, सो वी कैन कॉल दैट ओनली डायरेक्शन चेंजिंग, केवल डायरेक्शन बदले। और तीसरा ये भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी बदले और डायरेक्शन भी बदले। तो तीन तरह से हमारी वेलोसिटी वेक्टर में चेंज आ सकता है। कोई एक कंपोनेंट भी बदल सकता है या दोनों भी बदल सकते हैं। केवल मैग्नीट्यूड बदले, केवल डायरेक्शन बदले, या फिर दोनों बदले। तो साहब फिर बात है कि इन्हें बदलता कौन है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बिहाइंड चेंजिंग ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर? तो वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करने की जिम्मेदारी होती है बच्चों एक्सीलरेशन की। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन इसको बदलने वाला है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सीलरेशन। तो जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज ए, मींस एक्सीलरेशन। तो जिस भी मोशन में एक्सीलरेशन है दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो जब भी एक्सीलरेशन आएगा देन वी कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, ये एक्सीलरेशन फिर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। फिर अगर जीरो वेक्टर हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो नल वेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सीलरेशन। तो कभी भी अगर एक्सीलरेशन आएगा तब हम कहेंगे कि साहब ये जो है एक नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म 1D मोशन है। अब हमें इसके क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं। अगर उन्हें ध्यान में रखेंगे तो फिर हम क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। या आप ऐसे कहें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो सर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी? तो नॉन यूनिफॉर्म में मैथमेटिकल इक्वेशन अलग होती हैं बच्चों, और यूनिफॉर्म में मैथमेटिकल इक्वेशन अलग होती है। ठीक, तो दोनों को एक बार चेक करते हैं। तो पहले हेडिंग डालिए मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म 1D मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म 1D मोशन। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, जरा सीखें। नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल मोशन है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कर रहे हैं बच्चों, सीखिए ध्यान से। अच्छा, ये जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन भी बदल भी सकता है और फिक्स भी रह सकता है, दोनों बातें। तो एनीवे शुरू करते हैं। तो बात चली कि साहब नॉन यूनिफॉर्म की मैथमेटिकल इक्वेशन लिखिए, कैसे क्या होगा। अब ये जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो भी बच्चों दो पैटर्न है उसमें। एक पैटर्न है इंटीग्रेशन के टर्म्स में और एक पैटर्न है डिफरेंशिएशन के टर्म्स में, है ना। तो आपको दोनों पैटर्न को एक साथ समझना है। जैसे शुरू करें पहला, तो सबसे पहले बात हुई कि साहब वेलोसिटी बताइए क्या होती है। तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो मोशन है, सॉरी ये जो इक्वेशन है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखी हुई है। ठीक, अब इसी को आप थोड़ा चेंज कर दें। कैसे? आप dt को सामने भेज दीजिए, ds कर दीजिए तो वो हो जाएगा v dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से t में, तो यहां 0 से s हो जाएगा, या से S1 से S2 हो जाएगा। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन, शुरुआती पोजीशन थी S1 और फाइनल पोजीशन हो गई S2। तो बच्चों ये इक्वेशन है दोनों सेम ही। इन दोनों इक्वेशन में टाइम है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसका इंटीग्रेशन है। ठीक, तो अगर
आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो आपको याद होगा, जब इंटीग्रेशन बेसिक हमने पढ़ा था तो हमने सिखाया था कि साहब dx का इंटीग्रेशन x होता है। सीखे थे कि नहीं सीखे थे? तो जैसे अगर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ds का इंटीग्रेशन s आएगा और फिर उसमें लिमिट्स अपर और लोअर रखेंगे, तो अपर लिमिट हो जाएगी s2, लोअर लिमिट हो जाएगी s1, और ये जो इंटीग्रेशन है वो तो b क्या है उस पर निर्भर करेगा। बच्चों सीखो ध्यान से। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है, और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर v चाहिए देन इट इज ds बाई डी टी, बट अगर s चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देन इट इज v dt और उसका इंटीग्रेशन। तो यही हमें समझना है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो v आएगा, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? s आ जाएगा। भाई डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, तो v हो गया, और उन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ दीजिए तो वापस से s हो जाएगा। ऐसे सोच लीजिए। तो यहां पर जो s1 और s2 है, ये जो हमने एनालिसिस की है, इस एनालिसिस में जो s1 और s2 है बच्चों, S1 का मतलब हुआ इनिशियल पोजीशन, और जो S2 है उसका मतलब हुआ फाइनल पोजीशन। S1 का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और S2 का मतलब होता है फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट हुआ। अब रिजल्ट नंबर 2 देखते हैं। देखो सेकंड रिजल्ट क्या होगा। सो लुक एट द सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट में अगर ए देखें एक्सीलरेशन, तो वो हो जाता है dv बाई डी टी। चाहो तो उसको एक इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। इस तरह से आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए उसको, तो अलग से दिखते रहेगा आपको ऐसे, और इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए सो दैट ये बाकी कंटेंट से सेपरेट होते रहे। ऐसे इसको भी हाईलाइट कर लीजिए ऐसा। ठीक। अब जैसे दूसरे नंबर पे आते बच्चों, एक पैटर्न जो ये चल रहा है वही पैटर्न आगे तक चलेगा। देखो कैसे। जैसे ए है साहब डी वी बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है नेचुरली। कभी भी डिफरेंशिएशन वाले टर्म आते तो हमेशा वो इंस्टेंटेनियस की बात होती है, और डेल्टा वी बाई टी आने लगे या डेल्टा टी आने लगे तब फिर वो क्या हो जाएगा? एवरेज की बात हो जाएगी। अच्छा, अब इसी को जो है थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, तो क्या लिखोगे? dv है ए डी टी। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, और 0 से t टाइम हो गया ऐसे। तो अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो हमें क्या करना है? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, और फिर अगर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना है? तो एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करना है, लाइक दिस। ऐसे। ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। ये लिखा है तो ये सही है, और ये लिखा है तो ये सही है। ठीक है, दोनों का मतलब मैथमेटिकली अलग अलग है। एक है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है इंटीग्रेशन, बट फिजिकली दोनों का मतलब सेम है।
फिर नेक्स्ट अगर करें नंबर 3, अच्छा ए में एक चीज और भी हो जाती है, एक आप इक्वेशन और भी लिख सकते हैं। कैसे बच्चों, जरा गौर से देखो। जैसे ऊपर जो आपने लिखा है, तो आपने लिखा कि साहब ए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है v का, तो v को क्या लिख रहे थे, ds बाई डी टी। v क्या लिखा था अभी आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो ds बाई डी टी। तो ये जो a है इसको आप लिख सकते हो d2s डिवाइडेड बाई dt2। मतलब a कैसे आएगा, s को एक बार डिफरेंशिएट करिए तो हो गया वेलोसिटी, फिर एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो हो गया एक्सेलरेशन। तो a का दूसरा फॉर्मूला है d2s बाई dt2। तो d2s बाई dt2 का मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव s का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए। तो ए का एक फॉर्मूला ये भी हो गया। एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, देखो कैसे, एक और ऑप्शन है। और एक ऑप्शन क्या है, देखो एक और तरीके से हम ए को लिख सकते हैं। क्या करिए कि जो ए तुमने लिखा है, तो ए को आपने लिखा है dv बाई डी टी। देखो एक और ऑप्शन, तो ए को लिखा है आपने dv बाई डी टी। तो आप क्या कर लें कि इसको थोड़ा चेंज कर दें। कैसे, dv यहां रहने दें, ds यहां कर दें, यहां ds कर दें। देखो क्या कर दिया हमने, ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब जरा सोच के देखो ये पार्ट कितना है, v, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से a का एक नया रिजल्ट आ जाएगा एंड दैट इज v dv बाई ds। तो ये एक नया रिजल्ट हो गया a का। तो a के बच्चों 3 रिजल्ट हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन में, डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में। एक तो ये सबसे बेसिक है, फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ए को आप लिख सकते हैं एक तो dv बाई डी टी, फिर d2s बाई डी टी। अच्छा dt2 होगा, यहां पर डबल डेरिवेटिव है तो ऊपर नीचे 2 आएगा। अच्छा डबल डेरिवेटिव में ये भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स अभी आपका उतना तो डेरिवेटिव वगैरह बेसिक ही पता है आपको। यहां 2 है, यहां d के ऊपर 2 नहीं लिखा जाता है, ऊपर d के ऊपर 2 लिखा जाता है, नीचे जो वेरिएबल है उसके ऊपर 2 लिखा जाता है। दूसरा, ये इंडेक्स या पावर नहीं, एक्सपोनेंट नहीं, ये ऑर्डर है डेरिवेटिव का। इसे 3 बार करेंगे तो d3s डिवाइडेड बाई dt3, तो ये ऑर्डर है, नॉट द पावर। ठीक है, तो a का फॉर्मूला हो गया dv बाई डी टी, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला, या d2s बाई dt2 ये सेकेंड फॉर्मूला, v dv बाई ds दिस इज थर्ड फॉर्मूला। सो दिस इज फॉर a। तो v के फॉर्मूले हो गए, a के फॉर्मूले हो गए, नोट करिए। यहां पर एक बात और सीख सकते हो, क्या, जैसे अभी तक आपने ये सीखा है कि साहब अगर हम st ग्राफ बनाएं तो उसकी टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अगर हम vt ग्राफ बनाएं तो vt ग्राफ की जो टेंजेंट है उसका स्लोप होगा एक्सेलरेशन। क्या इंटीग्रेशन को भी हम समझ सकते हैं, किससे, क्या हम इंटीग्रेशन को भी ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं?
जैसे हमने ये तो सीखा कि dv बाई dt का मतलब हुआ टेंजेंट का स्लोप, या dy बाई dx हो गया टेंजेंट का स्लोप। क्या इंटीग्रेशन का भी कोई मतलब होता है ग्राफ में? ऐसे सोचो तो मतलब होता है। देखो कैसे, तुमको मैं इंटीग्रेशन को ग्राफ से कनेक्ट करके सिखाता हूं। इंटीग्रेशन का क्या लॉजिक है, सुनिए। तो अभी तक हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन को ग्राफ से रिलेट किया था। अब हम आपको इंटीग्रेशन को ग्राफ से रिलेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में हमने कौन कौन सी दो मेन इक्वेशन सीखी हैं प्यारे बच्चों? एक तो हमने ये सीखा है कि अगर ds लिखना हो तो v dt है। फिर हम इंटीग्रेट करते हैं s1 से s2 और 0 से t। और दूसरी मेन इक्वेशन हमने ये सीखी है कि अगर dv लिखना हो तो a dt है। तो यहां भी 0 से t और ये v1 से v2। बच्चों सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से। अगर इसको आप सॉल्व करें तो इसके सॉल्यूशन से s आएगा, तो फाइनल लिमिट हो जाएगी s2 माइनस s1 एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया। और अगर इसको आप सॉल्व करोगे यू विल हैव v2 माइनस v1 और ये है 0 से t और a dt। तो ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो आप v को इंटीग्रेट कर दीजिए, और अगर v चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए। सेम चीज यहां भी है। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर बात करी जाए, भाई v फाइनल माइनस v इनिशियल है, तो आप एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए, और अगर एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे देन यू विल गेट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो ये दो बेसिक फंडामेंटल हमारे पास इक्वेशंस हैं बच्चों, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इन इक्वेशंस का इंटीग्रेशन में ग्राफ से क्या ताल्लुक है वो हम आपको थोड़ा सिखाते हैं। देखो क्या ताल्लुक है, देखिए ध्यान से। तो इंटीग्रेशन को रिलेट कैसे करते हैं? अच्छा, इंटीग्रेशन भी ये कौन सा इंटीग्रेशन है? डेफिनेट इंटीग्रेशन है। कैसा इंटीग्रेशन है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर लिमिट्स लग जाए इंटीग्रेशन में देन वी कॉल इट डेफिनेट इंटीग्रेशन, और लिमिट्स ना लगे देन वी कॉल इट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ये एरिया बताता है, और डेरिवेटिव क्या बताता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट।